और जो बातें आप कह रहे हैं, सपा कह रही है, मन से चिल्ला चिल्लाकर आप लोग कह रहे थे 2022 बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उत्तर प्रदेश चुनाव का अभी रिजल्ट आया है, तो आखिर किसी आधार पर तो आगे की बात करनी होगी ना। ये सारे मुद्दे तो आपने तब भी उठाए थे, क्या नतीजा निकला? निरंजन पोद्दार जी। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बोलते हैं कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, बैटरी टॉर्च जलाइए या तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाइए, उस टाइम चाहे लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं आ रही हूं लव कुमार जी, एक बार निरंजन पोद्दार बात रखें। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इसी जनता के बीच में है, उनके एक आह्वान के ऊपर जनता बालकनी में आकर के ताली थाली बजाती है, उस टाइम चाहे ये मजाक उड़ाएं चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इससे ये चीज साबित होती है कि, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आस्था जी, इस देश की जो आम जनता है, जो गांव में बैठा हुआ आदमी है, वो 60 रुपए की चप्पल भी जब खरीदता है तो ठोक बजा करके कहता है भाई ये टिकाऊ है ना, मजबूत है ना। वो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कैसे कमजोर चुन लेगा? आप इस चीज को तो समझिए, जो आदमी चप्पल भी अगर ठोक बजा करके लेता है, इस देश की सरकार कैसे वो कमजोर बना देगा? और ये जो अन्य जो जगह जगह जो दलों की सरकार होगी, वो दल की सरकार होगी, एक दल की सरकार नहीं होगी। तो ये देश का जो वो इस चीज को समझता है। आप बोलने को कुछ भी बोलते रहिए, बोलने पे ना आपके कोई प्रतिबंध है ना कोई टैक्स है, लेकिन जनता जब भी जवाब देती है उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि जनता के विवेक पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लव कुमार जी, आप बात पूरी करना चाह रहे थे, 10 सेकंड, उसके बाद फिर संजय चौधरी जी से सवाल। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल की थी। बता दीजिए कितना परसेंटेज वोट आया था बीजेपी को? 37%। 63% वोट इनके विरोध में गिरा था, इतने मजबूत प्रधानमंत्री के। और किस अहंकार में पड़े हुए हैं राहुल गांधी, ये आप राजीव गांधी के पास 414 के आसपास सीटें थी, दूसरे 89 चुनाव में कितनी सीटें रह गई थी? पुराना चीज ना, जनता जब हिसाब करते हैं ना, जनता इनको इसलिए दी थी कि 5 साल हो सकता है इनसे गलती हो गया हो, कुछ काम नहीं करे, अगले 5 साल में करेंगे। लेकिन जब 10 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है, और जब ये दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी, खाने की चीजों पर जीएसटी। ठीक है लव कुमार जी, आपने वोट शेयर की बात की है, वोट शेयर की बात की है, संजय चौधरी इस पर जवाब देंगे। ठीक है लव कुमार जी, आपकी बात आ गई, संजय चौधरी जवाब देंगे। संजय चौधरी, यहां पर कहा जा रहा है 2022 के जो यूपी विधानसभा चुनाव हुए उसमें ज्यादा % वोट सरकार के खिलाफ पड़ा, बस उसी आधार पर अब विपक्ष जो है अपनी गोलबंदी बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जदयू के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 10 साल में नहीं हुआ। ये वो राजनीतिक दल कह रहा है कि जो अपने प्रदेश में बिहार के अंदर 14 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, और कितना परिवर्तन हुआ है, कितना सुशासन आया है, कितना जंगल राज कायम हुआ है। मुझको लगता है कि ये सवाल अगर ये शीशे के सामने रख के पूछेंगे तो खुद शर्मा जाएंगे। जो राजनीतिक दल बिहार के अंदर नंबर 3 की हैसियत में है, जो राजनीतिक दल अपने राज्य में नंबर 3 की हैसियत है, वो सपने देख रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोग केवल और केवल राजनीति में जगह बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता का विश्वास भी इनके साथ नहीं है, और कहते हैं कि जनता ने ठान लिया है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में भी यही अहंकार बोलते थे कि जनता ने ठान लिया है कि इस बार भाजपा को हराएंगे। परिणाम क्या हुआ? जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। तो जो लोग जनता से दूर हैं वही इस प्रकार की अहंकार भरी बातें करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व जनता की सेवा में है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपको 2024 में ना सिर्फ भाजपा के खिलाफ लड़ना है, बल्कि बसपा के भी खिलाफ लड़ना है, सुभाषपा के भी खिलाफ लड़ना है, शिवपाल यादव के भी खिलाफ लड़ना है, और हो सकता है 24 आते आते लिस्ट और लंबी हो जाए। तो 80 में से कितने का टारगेट आप जेडीयू के साथ मिलकर लेकर चल रहे हैं कि यूपी से आप निकाल पाएंगे? इतने मोर्चों पे कैसे लड़िएगा? देखिए, सही बात है, कोई मोर्चा ही नहीं है। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने बता दिया, जेडीयू को अगर वो 30 नंबर की पार्टी बता रहे हैं बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तीसरा चौथे पे तो कोई है ही नहीं। कोई एक एमएलए लिए घूम रहा है, डुगडुगी बजा रहा है और जबरदस्ती ताल ठोक रहा है। ताल भी नहीं ठोक रहा है, वो तो बंद कमरे में बैठा है, वो ताल भी नहीं ठोक रहा है। हाँ, टीवी पे जरूर ठोकता है ताल, आपके सामने आके बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वाह ना, कान पकड़ लिया, नहीं भैया हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। महंगाई बेरोजगारी, नहीं, कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। और जैसी समाजवादी सारे हम समाजवादी को देख लेंगे, समाजवादी ये करते, अरे भैया प्रभु, समाजवादी की सरकार नहीं है,
जिनकी सरकार, उनके खिलाफ तो आपकी आवाज फूट ही नहीं रही है, कंठ बैठ गया है, कंठ से आवाज नहीं आती है, विपक्ष के खिलाफ आवाज आती है। ये तो कमाल किससे सवाल कर रहे हैं आप? हालांकि जनता कंफ्यूज हो रही है, किससे सवाल कर रहे हैं? हाँ, वो खुद ही कंफ्यूज है, आप क्या कंफ्यूज होंगे? नहीं, ये सवाल किससे कर रहे हैं आप? अरे मुझे चुनाव आपको भाजपा के खिलाफ लड़ना है कि मीडिया के खिलाफ लड़ना है? मेरी बात, अरे बोलने नहीं, चुनाव आपको भाजपा के खिलाफ लड़ना है कि मीडिया के खिलाफ लड़ना है? देवी जी प्रणाम, बोलने दीजिए, आप इतनी कंफ्यूज हैं। मैं नहीं, दिक्कत ये है कि सवाल आपसे जब पूछा जाता है, आप अनइंटरप्टेड बोलते हैं और सवाल का ही जवाब नहीं देते हो। देवी जी, सवाल का ही जवाब नहीं देते। आप नहीं बोलने दे रही है मुझे, सवाल का जवाब दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, अब आप पे नहीं उतनी अक्ल तो मैं क्या करूँ, नहीं समझ पा रही आप। अनुराग जी, सवाल पूरा जवाब देखिए, सब पैनलिस्ट को बराबर समय देना है और आपके पास अगर ज्यादा बुद्धिमानी है तो आप सीधा विषय पर आइए। ज्यादा बुद्धिमानी है तो वो आपकी बातों में नजर आनी चाहिए। थोड़ी सी भी होती तो मुझे बोलने का मौका नहीं, ज्यादा बुद्धिमानी आपके पास है तो आप पहले विषय पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप इधर उधर की बात मत करिए, विषय पर आइए। आप बोलने दीजिए ना, आप चुप होइए तो मैं बोलूं। मैंने कहा कि जो लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, एक सीट लेके टुनटनी बजा रहे हैं, वो भी उनकी है नहीं, उस पे कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, टीवी पे, पब्लिक में नहीं। वो तो ट्वीट भी तक नहीं करते सरकार के खिलाफ, वो ट्वीट भी करते हैं तो समाजवादी के खिलाफ। उनकी इतनी हैसियत तो हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ भी कुछ लिख पाए। ऐसे डरे समय पूछ दबाए बैठे हैं और कहेंगे, और टीवी पे आगे बीजेपी के साथ मिलके तो मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व बचा नहीं है जिनके पास। साजन जी, एक बार बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया को, बोलने दीजिए। हाँ, बात पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग वो लोग हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को 37% वोट दिया है, और जो बोल रहे हैं उनको 0% भी नहीं है। और बात है लंबी, 37% वोट हम पाए, हम आज 33 सीट पे खड़े हैं, और यही 37% वोट मिलके जनता का आशीर्वाद इस बार समाजवादी को प्राप्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता की आवाज है। तो वो आप 50% क्रॉस करेंगे और हम 70 से ऊपर सीटें लाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए तरस जाएगी। चिंता मत कीजिए, एक एक सीट के लिए यही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तरसती नजर आएगी और घूमती नजर आएगी गली गली में। और जो बीजेपी के सपोर्ट में बी टीम बने हुए हैं, उनका सफाया हो जाएगा। ठीक है अनुराग जी, बात पूरी हो गई ना आपकी? बात पूरी हो गई ना अनुराग जी आपकी? भाषण पूरा हो गया आपका? ठीक है। साजन जी जवाब दीजिए। सपा कह रही है कि एक सीट है नहीं, पूंछ दबा के बैठे हैं, हिम्मत नहीं है भाजपा के सामने कुछ बोल जाएं। ठीक, मुझे अनइंटरप्टेड एक मिनट दीजिए। बिल्कुल बोलिए साजन जी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा। अनुराग जी अब जवाब सुन लीजिए। चांदी के तस्तरी में परोसे हुए सत्ता पर राज करने वाले को क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। 4 बार की मुख्यमंत्री जो सड़क से संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची है, उस पर आक्षेप लगाना है, ये इनकी मानसिक विकृति नहीं है तो क्या है। आप रही बात आस्था जी, बिना एलआई के ये लड़ नहीं सकते हैं, ये साबित हो चुका है। 2019 में भी 2022 में भी ये एलायंस की तलाश कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही अपने ऊपर पे विश्वास है, इनको इतना ही ऊपर अपने विश्वास है कि जनता इनके साथ है, अकेले अपने दम पे अखिलेश यादव भी लड़ करके दिखा दे। इनको आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। 2012 में मुलायम सिंह ने सत्ता परोस करके इनके सामने रखी, खुद से आज तक न कोई चुनाव लड़ सके हैं, न चुनाव जीत सके हैं। जवाब दे दूं? पीसीआर, साजन सिंह के ऑडियो को क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही है इनकी? ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री का एक अपना जनाधार है और ये साबित हो जाएगा 2024 में। अब तक ये साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती भारतीय जनता पार्टी को। जो इनका सामाजिक समीकरण है, ठीक है, आपका ये कहना है कि जो सामाजिक समीकरण है और जो पिछले चुनावों के नतीजे हैं, कई बार देखा जा चुका है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती, उसको अलायंस की जरूरत है ही है, और जिनसे अलायंस किया था वो साथ छोड़ करके जा चुके हैं। बोलिए अनुराग जी। बिना अलायंस के आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। सरेंडर कर चुकी है, ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। अभी भी चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी, तब भी समाजवादी पार्टी 119 सीट पे खड़ी है, अगर कोई अलायंस हटा दिए जाए तो। लेकिन जो बोल रहे हैं उनकी एक सीट है, वो भी ना के बराबर है। जीरो वाले यहाँ तारे हम
अखिलेश यादव जी अपने दम पे 119 सीटें लेके आए। अरे अखिलेश यादव ने अपने बदौलत क्या किया? कितने बार के मुख्यमंत्री, उतने बार के मुख्यमंत्री, एक सीट नहीं है, एक सीट लाए। जब तक अखिलेश यादव जी घूमते हो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को जो अपना पॉकेट का वोट समाजवादी पार्टी को अभी से बात करने से फायदा नहीं। आंतरिक रूप से आप अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप एक एक करके बोलिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में बोलिए रोड टूटी पड़ी है, बारिश में यहाँ पे तालाब बन जाता है। बोलिए सरकार के खिलाफ, जनता की आवाज बनिए ना, बीजेपी की आवाज क्यों बन रहे हो? बोलिए यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, बोलिए 4 दिन में बुंदेलखंड टूट जाता है, बोलिए हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बोलिए रोड टूटी हुई है, एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों की बात आ गई है। संजय चौधरी, यहाँ तो विपक्षी पार्टियों में जिस तरह का सरफुटव्वल नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2024 तक अगर ये आरोप प्रत्यारोप और आर पार ऐसे ही जारी रहा तो आपकी राह तो और आसान हो जाएगी। देखिए, जो लोग सच्चाई से रूबरू नहीं होते वो यही बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव में जो बसपा से आधी भी सीट नहीं जीत पाए थे, वो इस समय प्रवचन दे रहे हैं। जो अपने दो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव और आजम खां की उपचुनाव के अंदर सीट नहीं जीत पाए, वो उत्तर प्रदेश की जनता की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल ये दिन में सपने देखने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसीलिए केवल और केवल कहती है कि जनता आ रही है और जनता इनके कान में बता रही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप विपक्षी पार्टियों में फूट नहीं डाल रहे? पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। संजय चौधरी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों में फूट नहीं डाल रही? ये भी आरोप है बीजेपी पर, गठबंधन दलों की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कौन फूट डालेंगे? ये खुद ही फूटे हैं, इन पे फूट कौन डालेगा भाई? ठीक है, लव कुमार जी, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। लव कुमार जी बोलिए, बोलिए लव कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कि संजय चौधरी जी अभी बोल रहे थे, नहीं जी आपकी आवाज पहुंच रही है। अभी बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद बात लगा इनका। इन्होंने बोला आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं। अरे हम मुख्यमंत्री हैं वहां के आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा है कि उनके सामने जितने इनके नेता हैं सब बोले नजर आते हैं। अरे किसकी कृपा से है? वहां शासन में किसके रहम से है? किसके रहम से है? अरे कोई अपने पद के लिए अपनी पार्टी को दांव पे लगा दे, कोई पद पे चिपके रहने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दे। क्या बात करते हो? केवल और केवल पद पे बने रहने के लिए पार्टियां बदल देता हो, पलटू राम के बाप हो जाते हैं। मिर्ची लग गई, क्या बात करते हो भाई? दूसरे के रहम पर राजनीति करने वाले लोग सिद्धांतों की बात नहीं किया करते। सुन लीजिए ना, मिर्ची लग गई। दूसरे के रहम पर बात करने वाले, दूसरों के रहम पर चलिए ठीक है, चुनावी दावे और चुनावी दावेदारी बहुतों की है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस की भी देश जोड़ो यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक सेकंड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बैनर तले अलग अलग छत्रपों को लाने के प्रयास में है, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत मोर्चा बनाया जा सके।